रमैनी 70। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नशाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिलहि संत वचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। काई कबीर अर्धघट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। सदगुरु कहते हैं बोलना कासो बोलिए भाई। अरे भाई, बात किससे बोली जाए? बोलना बात किससे बोली जाए, इस पर विचार रखो। पात्र है आदमी कि नहीं है? जिससे तुम बात करना चाहते हो वो पात्र है कि नहीं? बोलते ही सब तत्व नसाई। अगर अपात्र है आदमी तो बोलते ही सारा तत्व नष्ट होता है, बात का तत्व नष्ट होता है। बात जो बोली गई वो बेकार हो गई। इसलिए पात्र देख करके बोलना चाहिए। बोलत बोलत बाढ़ विकारा। अपात्र आदमी के सामने बात करने से विकार बढ़ता है। वो कुछ कहेगा, तुम कुछ कहोगे, बात लड़ाओगे, राग द्वेष बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए सो बोलिए जो पड़े विचारा। उतनी बात करो जो विचार पूर्वक हो। मिले संत वचन दुई कहिए। संत मिल जाए, दो वचन कर लो, दो वचन बोल लो, बातचीत कर लो थोड़ा। दो वचन का मतलब है लाक्षणिक, यानी थोड़ी बात। जड़ चेतन का निर्णय, शुभाशुभ का निर्णय, ग्रहण त्याग का निर्णय, दो वचन है या दो वचन, थोड़ी बात कर लो। मिले ही असंत मौन हुए रहिए। असंत मिल जाए, दुष्ट मिल जाए, विवादी मिल जाए तो मौन हो जाओ। पंडित सो बोलिए हितकारी। पंडित मिले तो हितकारी वचन कहो। लोग कहते हैं कबीर साहब ने तो पंडितों का विरोध किया है। कबीर साहब संत थे। संत किसी का विरोध नहीं करता है। संत सबको सीख देता है। अब गलत कोई करता है तो जो गलत करता है उसको भी कह देता है। कबीर साहब पंडितों को डांटा, कबीर साहब ने गुरुओं को डांटा, साधुओं को डांटा, गृहस्थों को डांटा, हिंदू मुसलमानों को डांटा, तो सबका विरोध करते थे। पंडित की जहां गलती है वहां डांटते हैं, साधु की गलती है वहां डांटते। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक और माना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना, यहाँ साधुओं को डांटते हैं। गुरुओं को डांटते, घर घर मंत्र देते फिरते, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो क्या खाली पंडित तक डांटते हैं? गुरु को भी डांटते, साधु को भी डांटते हैं, लेकिन आदर भी करते हैं। पंडित सो बोली हितकारी, इसी रामायणी में है। अन्यत्र भी साहब कहते हैं काहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। प्रज्ञावान को पंडित कहते हैं। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि जिसकी हो वह बुद्धि पंडा है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। जिस बुद्धि पंडा से पंडिता है, इसलिए विवेकवान को पंडित कहते हैं। साहब कहते पंडित सो बोली हितकारी। पंडित कोई मिले, विवेकवान मिले तो उससे हितकारी बात करो। मूर्ख सो रहिए झकमारी। मूर्ख आदमी मिले, समझ न पावे बात तो झक मार के रह जाओ। झक कहते मछली को। कई बार मछुआरे तालाब के पास, नदी के पास मछली मारने जाते हैं। वंशी से मछली मारने वालों को तो मैंने कई बार देखा। एकांत सेवन की दृष्टि से मैं बैठा हूं, कहीं पेड़ के नीचे तालाब है, मछली मारने वाले भी आ गए, वंशी लेकर गए, चारा लगा करके तालाब में फेंके। तालाब में फेंके और वो उनकी कटिया टुप टुप की, बस झट से फेंके, निकाले, मछली नहीं फंसी और चारा चला गया। मछली भी चतुर होती है,
खींच लेती हैं चारा और उनका मुंह नहीं फंसता है। तो कई बार देखा कि वो 3-3 घंटे बैठे हैं तालाब के किनारे, एक मछली नहीं पाए। झक मारना, मछली मारना, और झक मारते मारते शाम हो गई, झक मिली नहीं। कहाँ गए भैया? अरे भैया झक मारे गए। तो ये हुआ झक मारना, नाहक में दिमाग खराब करना, न कोई फल न कुछ। ये फिर कहावत हो गई झक मारना, मुहावरा बन गया। झक मारना, दिमाग खराब करना और लाभ कुछ नहीं। मूर्ख से रहिए झक मारी, मूर्ख से झक मार के रह जाना होगा और कुछ होगा नहीं, इसलिए चुप हो जाओ। ये झक मारना का चुप हो जाओ, अपने मन को मार लो। काहे कबीर अर्धघट डोले। साहब कहते आधा घड़ा पानी होता है लेके चलो तो डोलता है, पूरा घड़ा लेकर के चलो तो नहीं डोलता। हाँ डोलेगा तो गंभीर आवाज करेगा, पूरा हो विचार ले बोले। पूरा घड़ा होगा तो बोलेगा तो गंभीर कवि, और हिलेगा नहीं। इसी प्रकार अधूरा आदमी निरर्थक बकबक करता है, विवेकवान बकबक नहीं करता है, बोलता है तो विवेक पूर्वक बोलता है। बातें हमें कैसी करनी चाहिए, इसके लिए 5 मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। कब, किससे, क्या, कितना और कैसे। इन 5 आधार बिंदुओं पर विचार करके अगर बोला जाए तो वाणी शुद्ध रहेगी। कब समय का सूचक है, कब बोलना चाहिए, हर समय नहीं बोलना चाहिए। आप किसी अफसर से मिलने गए, अफसर का मूड नहीं बात करने, चुप रहो। अपने से बड़े पुरुष हैं, कोई बात तुम कहना चाहते हो और उनका मन नहीं है, उस समय न बोलो, बड़े छोड़ दो। बच्चे से, शिष्य से भी उसका मूड नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। एक महात्मा अपने शिष्य को कहें कि तुम गांजा छोड़ दो। एक दिन जब उन्होंने कहा गांजा छोड़ दो तो शिष्य चिढ़ गया, कहा महाराज आप गांजा के पीछे पड़े हैं, गांजा छोड़ दो, गांजा छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ने कहिए, गांजा क्या करता है। महाराज जी चुप हो गए और चेला एकदम बैठ गया गुस्सा करके, बताओ महाराज। और महाराज चुप, एकदम चुप। तो वो चला गया। 2-3 दिन बीत गए तो एक दिन वो फिर विनम्र होकर के कहा महाराज आप क्षमा करें, हमें आप क्यों नहीं बताए जब मैं कह रहा था। तो महाराज ने कहा भाई तुम तो अपने बस में थे नहीं, अब उस समय हम और तुम्हें उपदेश करते तो हम ही फेल होते, अब तुम सरल हो तो कह सकता हूं। उन्होंने कहा और फिर उसने क्षमा मांगी और गांजा छोड़ दिया। जब तक कोई सुनने को तैयार न हो तब तक बात करने से कोई फायदा नहीं। और कितने उपदेष्टा हैं, बदो तो पंच न बदो तो पंच, पीछे लगे रहते हैं। एक महात्मा तो ऐसे कि एक गांव में जब गए, इतना उपदेश किए, राह चलते तो जब इस मेड़ से आवे तो जो उधर लोग आते रहे तो उधर घूम जाए कि अभी वो खड़ा होकर के तुरंत उपदेश करना शुरू कर देंगे। तो ये सब क्या है, आजिज कर देना। कब बोलना चाहिए, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किससे बोलना चाहिए ये भी ध्यान देने की जरूरत है। समय तो ठीक है लेकिन पात्र नहीं है, और पात्र है तो उसका पात्रत्व क्या है, वैराग का पात्रत्व है कि ज्ञान का है कि भक्ति का है कि कर्म का है। अब जो 10 रुपया लेकर के सब्जी खरीदने आया है उसके सामने हीरे पन्ने पोखराज रखो तो क्या बेचारा खरीदेगा। न तो वो समझता है और न उसके पास पैसे। तो जिसमें पात्रत्व नहीं है उसके सामने ऐसी बात करना, उसका और अपना दोनों का समय बर्बाद करना।
व्यक्तिगत उपदेश पात्र देख के करे, समाज में भी समाज देख करके करे। समाज में सब प्रकार लोग होते हैं, लेकिन कभी ऐसा समाज मिलता है जो ज्यादा अशिक्षित है, और कभी ऐसा मिलता है जो ज्यादा शिक्षित है, कभी ऐसा मिलता है जो ज्यादा सत्संगी है, और कभी ऐसा समाज मिलता है कि शिक्षित तो है लेकिन सत्संगी नहीं। तो वहां ध्यान देना होगा कि कैसे बोलना चाहिए। व्यक्तिगत आदमी से तो उसका मन तन जान करके बोलो, समाज में भी समाज को देख करके बोले। भंडारी भोजन परोसे तो उसके परोसने में ये महत्व होना चाहिए कि सबका पेट भरे। मान लो कोई रोटी नहीं खाता है, भात खाता है, कोई भात नहीं खाता रोटी खाता है, अब बराबर रोटी भात सबको दे दिए तो ठीक नहीं। जो नहीं रोटी खाता है उसको भात ज्यादा दे दो, जो भात नहीं खाता है रोटी ज्यादा दे दो। तो सभा में भी सब प्रकार की बात होनी चाहिए। केवल व्यवहारिक बात हम करें, उसमें साधक भी बैठे हैं तो साधना की बात भी होनी चाहिए। अब केवल साधना की बात करते हैं, साधक उसमें थोड़े हैं, व्यवहारिक ज्यादा हैं। कितने उपदेष्टा ज्ञान वैराग की बात पहले कर देंगे और अंतिम में व्यवहार की बात करते करते समाप्त कर देंगे। ये उल्टा है। पहले व्यवहार का उपदेश करें, गृहस्थी व्यवहार, सामान्य व्यवहार, तब ज्ञान की बात को ले, तब समाधि इत्यादि की बात को ले, अंतिम में वैराग समाधि की बात होनी चाहिए। तो पात्र देख करके उपदेश करना, किससे, यानी जिससे बोला जाए वो व्यक्ति का सूचक है। तीसरी बात क्या, वार्ता का विषय क्या है। वार्ता का विषय क्या है, जिस प्रवक्ता को ही बोध नहीं है अपने वार्ता के विषय का, वो क्या कहेगा। एक प्रवक्ता जब बोलने लगे और 25 मिनट बोले, सब घबरा गए और क्या कहना चाहते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता। इतने में उन्होंने कहा, बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो वहां के अधिकारी ने कहा, अच्छा साहब अब आपका भाषण बंद हुआ, दूसरे संत का होगा। कहे नहीं, अभी तो मैंने भूमिका बनाई। कहे नहीं, जय तो आखिर में बोला जाता है, अब आप जय बोल दिए तो आखिर हो गए। सब घबरा गए थे, वे क्या कहना चाहते हैं उनको स्वयं समझ नहीं। एक लड़के ने कविता सुनाई मुझे, मैंने कहा कविता का अर्थ क्या हुआ, कहे नहीं बता सकता, और उसी की बनाई कविता थी। आजकल की ऐसी कविताएं अखबारों में छपती हैं जिसे कविता बनाने वाले ही नहीं समझ सकते हैं कविता का अर्थ क्या हुआ। कैसा आश्चर्य है। वार्ता का जो विषय है उसका बोध होना चाहिए पूरा अपने में, और ऐसी भाषा में कहना चाहिए जिसको व्यक्त किया जा सके। अब कितने लोगों की क्षमता साहित्यिक भाषा की नहीं होती है और साहित्यिक भाषा बोलना चाहते हैं, वह एक तो हास्यास्पद होते हैं क्योंकि साहित्यिक भाषा बोलने की शक्ति नहीं है, तो वाक्य गड़बड़ हो जाते हैं। तो जो उसमें पढ़ा लिखा होगा उसके लिए वो मजाक होगा। दूसरी बात, समझ में बात नहीं आएगी क्योंकि वाक्य का निर्वाह न होने से बात खुलती नहीं। इसलिए छोटे छोटे वाक्य है और सरल भाषा में कहें। किसी की विद्या भी है तो विद्या का मतलब थोड़े है कि वो साहित्यिक भाषा बघाड़ने लगे आम समाज में। विद्वान भी, विद्वानों को मैंने कई देखा, बड़े बड़े अफसरों को देखा कि आम सभा में आए तो वे बहुत सरल भाषा में बोले। इसलिए वार्ता के विषय का बोध होना चाहिए और पूरा अधिकार होना चाहिए, मनन चिंतन करके तब बोलना चाहिए। चौथी बात है कितना बोला जाए। अनाड़ी आदमी समझ नहीं पाता है कहां रोकूं, और विवेकवान ये समझ नहीं पाता है कहां शुरू करूं। मतलब वो बोलना ही नहीं चाहता ज्यादा,
जिसके अंदर में उछलता कि कई सभाओं में ऐसा होता है, लोग पर्चियां भेजते हैं, साहब 2 मिनट के लिए मुझे समय मिले, मालूम होता वो निचोड़ करके अभी सब कुछ कह देंगे और सब का काया पलट हो जाएगा, जितने काग हैं हंस बन जाएंगे। और जब उनको समय दिया जाता है तो कहते सज्जनों दुख है, बातें तो बहुत कहने की, लेकिन समय जवाब दे रहा है, वे और अपनी इज्जत खराब करते हैं। जब कोई आपका आग्रह करे तब आप बोलने की कृपा करें, और जितना समय रहे उस समय में कम में बोले। समय कम नहीं है, समय बहुत है। थोड़े समय में एक वाक्य में बहुत बात हो सकती है। सज्जनों और देवियों, हर इंसान को चाहिए कि अपने आप के लिए कठोर रहे और दूसरे के लिए कोमल रहे। बस इतना ही कह करके मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं। 1 मिनट भी नहीं हुआ और बहुत हो गया। अपने पर कठोर रहे और दूसरे के लिए कोमल रहे, सारी व्याख्या हो गई। अपने कठोर रहे यानी कभी अपने दोषों को क्षमा न करे, दोषों को निकाले, अपने को सुधारे, और दूसरे के लिए कोमल रहे। दूसरे से गलतियां हो जाएं क्षमा करके, जहां सुधारने लायक हो सुधारे, जहां न सुधारने लायक हो त्यागे। तो वार्ता कितनी होनी चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। वाक संयम की महती आवश्यकता है। सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले और कम बोले। सत्य बोलना जरूरी है, किंतु सत्य प्रिय हो, और प्रिय होते हुए भी हितकर हो, हितकर होते हुए भी कम हो। सत्य प्रिय हित मित, सत्य प्रिय हित मित। सत्य सत्य, प्रिय मीठा, हित कल्याणकारी, मित थोड़ा। लेख भी अच्छे लेखों माने जाते हैं जो सुव्यवस्थित हो, अपने विचारों में ठोस हो, थोड़े वाक्यों में बहुत भाव भरे हो, वो लेख अच्छे माने जाते हैं। वो कविता अच्छी मानी जाती है, वो भाषण अच्छा माना जाता है, थोड़े में सारगर्भित बातें हो। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान की जरूरत नहीं रहती है, और अगर सारगर्भित बातें, लंबा चौड़ा व्याख्यान भी है और जरूरी है वैसा, तो उस जगह पर वैसा भी ठीक है। कई जगह तो ऐसा नियम है विदेशों में, कहा जाता है कहीं कहीं रहा कि एक पैर के बल से खड़ा होकर के प्रवक्ता बोले, क्योंकि एक पैर के बल से ज्यादा नहीं खड़ा हो पाएगा, बस उसका समय समाप्त हुआ। कम बोलने के लिए। 5वीं बात है कैसे हो, वार्ता कैसे करे, बोले कैसे, कैसे शैली का परिचय करें। शैली अच्छी होने से कठोर बातें भी लोगों के गले उतर जाती है, और शैली अच्छी नहीं है तो सरल बातें भी कट हो जाती हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण कहानी वो है, कुछ लोग जा रहे, 2 आदमी जा रहे थे रास्ते रास्ते, थोड़ी दूर पर एक कुआं पर एक महिला पानी भर रही थी। तो एक ने कहा कि तुम जरा रुको, मैं पानी पी आऊं। कहे मुझे भी पानी पीना है। कहे मैं पी आऊं तो तुम जाओ। वो गया, उसने कहा मेरी बाप की मेरी मुझे पानी पिला दो, मेरे बाप की मेरी मुझे पानी पिला दो। और रस्सी लेकर के मारने दौड़ी, दाढ़ी जा रही, एक एक मुंह उठवा लोगी। फिर अगर कहा ऐसा, पानी नहीं पिलाया, लौट आया, दूसरा गया, मेरी माता पानी पिला दो, खुश हो गई, पानी पिला दिया। दोनों का अर्थ एक है, बाप की मेहरी और माता एक बात, लेकिन शैली में अंतर होने से जमीन आसमान का अंतर हो गया। मीठा वचन, सुंदर शैली, आलोचना करना हो तो आलोचना एक वर्ग की नहीं होनी चाहिए,
आलोच्य विषय तो किसी की ये गलत है। एक कबीरपंथी आलोचना करने बैठे रामकृष्ण के चमत्कार का, ईसा मोहम्मद के चमत्कार का, तो कबीर साहब के विषय में जो भक्तों ने चमत्कार लगाया है वो उसका पहले खंडन करें, तब दूसरे चमत्कार का खंडन करें। एक ईसाई है तो रामकृष्ण के विषय में लगाए चमत्कार का बड़ी सफाई से खंडन कर देगा, अब अपने विषय में नर्वस हो जाएगा। एक सज्जन से मैंने, मुस्लिम सज्जन थे, मैंने कहा कि कुछ ऐसी वो बात की, तो मैंने कहा देखो अब हिंदू लोग राजा के लड़के को भगवान का अवतार माने बैठे हैं। हाँ महाराज, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं, कहते हैं हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा हुआ है, तो चुप हो गए। और वे मानते हैं हजरत मोहम्मद ईश्वर का भेजा हुआ है। जब आप मानते हो ईश्वर का भेजा हुआ है तो हिंदू भी कहते हैं ईश्वर का अवतार है, तो क्या फर्क पड़ता है। तर्क करो तो तर्क सब पर होना चाहिए। बिल्ली वृत्ति हमारी होती है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो एक ही बार में काम तमाम कर देती है, और अपने बच्चे को जब मुंह में पकड़ती तो दांत नहीं लगने देती। ये बिल्ली वृत्ति कभी भी कथन को निर्दोष नहीं होने देती, जिसमें व्याप्ति दोष न हो, अति व्याप्ति दोष न हो, अव्याप्त दोष न हो, अति व्याप्त दोष न हो, असंभव दोष न हो, वो निर्दोष कथन है। जिसमें अति व्याप्त दोष है, अव्याप्त दोष है, असंभव दोष है, वो कथन निर्दोष नहीं। जो दोष दूसरे में है वो दोष मेरे में भी, वो दूसरे खंडन करते हैं और अपना खंडन नहीं करते हैं, तो बात प्रामाणिक कैसे। तो शैली का बहुत बड़ा महत्व है, हमें शैली पर ध्यान देना चाहिए। और अच्छी शैली से कही हुई बात कठोर भी हो तो लोगों के गले उतरेगी। ईश्वर को लो, ईश्वर की आवश्यकता सबको है। एक ऐसी शक्ति जो सर्वत्र परिपूर्ण हो और सर्वज्ञ और कुछ भी कर सके, ऐसी बलवान शक्ति हो, किंतु वो शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी शक्ति की आवश्यकता किसी नहीं। थाना पुलिस सब इसी के लिए है कि हमारी रक्षा हो, समाज की रक्षा हो। नियम कानून सब, ग्रंथ पंथ सब इसीलिए। और कहीं अगर ऐसी शक्ति हो कि वो एक हो, हर जगह हो और सब कुछ जानती हो और कुछ भी कर सकती हो, इतनी बलवान हो, साथ साथ वो शुभ हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, क्या पूछना है। ऐसी शक्ति कौन नहीं चाहेगा। दुर्भाग्य ये ऐसी शक्ति कुछ नहीं। आतंकवादी आता है और बंदूक से 10 को मार के चला जाता है, कुछ नहीं होता है। मिलावटबाजी, चोर बाजारी, नाना अत्याचार हो रहे हैं और कोई ऐसा करने वाला नहीं कि उसको पकड़ दे और सुधार दे। इसलिए दुख होता है कि जिस शक्ति को हम चाहते हैं ईश्वर का नाम लेकर के, वो फलित नहीं हो रही। और बात आती है अपने पर कि अपना सुधारो, स्वयं सुधरो और दूसरे लोगों को भी सुधरने की राय दो, यही चारा है और कुछ चारा नहीं। अगर वैसी शक्ति होती ईश्वर वाली तो बड़ा मंगल होता, बड़ा अच्छा होता, और ऐसी शक्ति कोई निरादर न करता। यह बात अपने आप सोचने समझने जैसी है। ये भी एक शैली है, और ये भी शैली है कि बस डंडा मार दिया, सीधे कह दिया। तो शैली में बड़ा अंतर है। हमें अपने बात के कथन की शैली समझना होगा। शैली मधुर हो, व्यापक हो, उदार हो, एक पक्षी न हो।
हमारे संप्रदाय की कमजोरियां हम छिपाते रहें, दूसरे के संप्रदाय की कमजोरियों को उभारते रहें, ये गलत शैली है। कमजोरी कहीं की भी अहितकर है, और कमजोरी कहने के लिए भी सहृदयता चाहिए। कमजोर आदमी को ऊपर उठाने की जरूरत है। गलती हो जाए तो उसको अवसर देना चाहिए कि ऊपर उठे, धिक्कार न दे। अब ये बात सच है कि ऐसी भी गलती होती है जो जिससे कि वो उठ नहीं सकता, तो उसका त्याग भी जरूरी है। लेकिन सुधार की बात तभी संभव है जब सहृदयता हो। इसलिए कब, किससे, क्या, कितना और कैसे, इन 5 बातों पर मनन कर लेना चाहिए, तो निश्चित है बात बढ़िया होगी। किसी से मुलाकात हो तो बातचीत करने के पीछे मन में स्निग्धता रहे और फिर से मिलने की उसकी भी रुचि हो। ये नहीं एक बार में मिले, इतना छिन्न भिन्न कर दिए कि कटता हो गई, तो बेकार हो गया। जितना हम समझा पाए काफी है, जितना वो समझ पाए काफी है। तो इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि विचार पूर्वक बात करे, काई कबीर अर्धगढ़ डोले, पूरा हुए विचार ले बोले। अधूरा आदमी अटपट बात करता है, जो पूरा है, समझदार है, वो विचार पूर्वक बोलता है। इसलिए पात्र देखकर, समय देखकर, अच्छी शैली से मीठे वचनों में सत्य का उद्घाटन करे, किसी का दिल न दुखावे।